हेलो एवरीवन, एजू एटम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी अभी इग्नू एमएससी जूलॉजी की जो असाइनमेंट की सीरीज़ है वो चल रही है, जिसमें हम जो असाइनमेंट में अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं उनके टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इग्नू से रिलेटेड नहीं हैं तो आप इस वीडियो पे नहीं रुक सकते। आप बीएससी और एमएससी किसी भी क्लास के अगर स्टूडेंट हो और आप को इस टॉपिक के बारे में कुछ जानना हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आइए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमारे फर्स्ट पेपर में के असाइनमेंट के अंदर ये क्वेश्चन है। तो बात करते हैं। तो जो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है वो एक थ्योरी के द्वारा हम समझ सकते हैं। और जो हमारी थ्योरी है वो है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो क्या कहती है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एंडो का मतलब है अंदर और सिम्बायोटिक का मतलब है किसी के साथ में मिलजुल कर रहना, मतलब जो एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे की हेल्प करके उसके साथ में रहना, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो माना ये जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आज से अरबों साल पहले क्या था, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे वो दोनों एक इंडिपेंडेंट सेल थे। वो किसी की सेल के अंदर नहीं बल्कि अपने खुद से फ्री रहते थे और अपना लाइफ को चला रहे थे। लेकिन एक बार ये क्या हुआ कि कोई यूकैरियोटिक सेल जो थी, किसी एक यूकैरियोटिक सेल ने इनको क्या कर लिया, निगल लिया, और उसके बाद में ये इसके यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफर हो गए। जैसे कोई यूकैरियोटिक सेल थी और यहाँ पे जैसे ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसने इसको क्या किया, निगल लिया और अपने अंदर समा लिया। लेकिन हुआ क्या कि ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो इससे क्या हुआ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो इसके अंदर ही रहने लगा और इसके साथ में इसका पार्टनर बन गया। पार्टनर कैसे, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऑक्सीजनेशन का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक प्रोकैरियोट था। एरोबिक प्रोकैरियोटिक एक बैक्टीरिया एरोबिक प्रोकैरियोटिक एक ऑर्गेनिज्म था, जो कि बाहर से ऑक्सीजन लेके और उसको जो फूड को ऑक्सीजनेट करता था और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता था। तो इसने जब इसको सेल ने इसको निगल लिया, उसको पचा नहीं पाई, और तो क्या हुआ, इसके अंदर ही ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ने इसके अंदर ही ऑक्सीजन को लेके और उसके अंदर ही ऑक्सीजनेशन करने लगा, ऑक्सीकरण करने लगा ऑक्सीजन लेके, और उसके अंदर ही एटीपी के फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड करने लगा। तो एनर्जी जब इसको प्रोवाइड करने लगा तो इसका जो ये सेल थी इसको भी एनर्जी मिलने लगी, और इसके बदले में ये क्या हुआ, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को फूड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, फूड और उसके साथ में उसको शेल्टर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो दोनों ये क्या हुए, इस जो माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोटिक सेल थी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोटिक जो सेल थी वो दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगे। सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर ये दोनों रहने लगे, और आगे भी जो फ्यूचर में भी क्या हुआ, ये फ्यूचर के अंदर भी जैसे जैसे ये जो यूकैरियोटिक सेल ने जैसे ये रेप्लिकेट हुई आगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी के साथ में ही क्या हुआ, रेप्लिकेशन करने लगा, और ये आगे जैसे इससे नई सेल बनी, आगे जैसे दो सेल इससे नई बनी, तो इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके साथ में रेप्लिकेशन हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके साथ में अलग से बनने लगे। तो आगे जैसे फ्यूचर में अब तब से लेके अब तक ये यही चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ में ही रह रहा है और ये इसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहा है और एक दूसरे की ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये सिम्बायोटिक थ्योरी थी। ये सेम टू सेम जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी है। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जैसे आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट भी क्या था, एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट था।
फोटोसिंथेसिस करने वाला एक साइनोबैक्टीरिया था। उसको भी इस किसी यूकेरियोटिक सेल ने एक यूकेरियोटिक सेल ने क्लोरोप्लास्ट को निगल लिया। सेम टू सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हुआ, वैसे इसमें हुआ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसको भी इसने पचाया नहीं, और पचाने की बजाय इसने क्लोरोप्लास्ट ने यहाँ पे आके इसके अंदर आके फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया। फोटोसिंथेसिस शुरू किया लाइट के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस शुरू किया तो उससे क्या हुआ, जो क्लोरोप्लास्ट अपना जो फूड जनरेट कर रहा था, फूड बना रहा था, वो फूड इस सेल को भी मिलने लगा, जिससे ये सेल को बाहर से किसी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसके अंदर ही फूड बन रहा था। और माइटोकॉन्ड्रिया उसको डाइजेस्ट करके और ऑक्सीजनेट करके उससे एटीपी जनरेट कर ही रहा था। तो इसका जो ये सेल क्या हुआ, इसका सेल अपने आप में ही पूरा इसका प्रोसीजर चलने लगा। इसको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे वाटर जो है, सिर्फ इन्हीं की ज़रूरत बाहर से पड़ती थी। बाकी सारा कुछ इसके अंदर ही होने लगा। इसका फूड भी इसके अंदर ही बनने लगा और फूड का डाइजेशन भी इसके अंदर ही होने लगा, जिससे क्या हुआ, ये सेल अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट हो गई। और आज के टाइम में जब हम देखते हैं तो कि आज जो सेल है हमारी प्रोकैरियोट प्लांट सेल की बात करें तो आज के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है। तो ये जो थ्योरी थी, इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो थे वो अपने आप में एक खुद फ्री एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे, जिनको क्या किया, किसी यूकैरियोटिक सेल ने निगल लिया। और उसके बाद में ये इसको पचाने के बजाय क्या हुआ, ये इसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन के ये साथ में रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। यूकैरियोटिक सेल ने इनको शेल्टर और जो अन्य कुछ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करवाया। उसके बदले में माइटोकॉन्ड्रिया उसको जो फूड डाइजेस्ट करके एटीपी जनरेट करता था और क्लोरोप्लास्ट उसको फूड बना के देता था फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब इसके हमारे पास प्रूफ क्या है इन चीज़ों के, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इसके एविडेंस क्या है। इस चीज़ के एविडेंस क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है वो अपने आप में एक फ्री सेल थे या इंडिपेंडेंट सेल थे, जो जिनको बाद में यूकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर समा लिया। तो पहला तो इसके अंदर जो एविडेंस ये है कि इन दोनों का अपना एक जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है। ठीक है, जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो अपना खुद का होता है इसके अंदर ही। दूसरा इसका एविडेंस ये है कि ये क्या है, डिवाइड हो सकती हैं, खुद अपने आप में डिवाइड हो सकती हैं सेल के अंदर ही, खुद को डिवाइड कर सकती हैं और अपनी अपना नंबर इंक्रीज कर सकती हैं। थर्ड इसमें जो इसका एविडेंस है वो है कि इसके अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं जिससे ये अपना प्रोटीन खुद बना सकती है। और चौथा ये है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक, जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है प्रोकैरियोट से। स्ट्रक्चर जो है काफ़ी प्रोकैरियोट से सिमिलर होती है। तो यही सारे जो एविडेंस हैं ये प्रूफ करते हैं कि ये अपने आप में कभी ना कभी कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल रही होगी और बाद में इसको यूकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर निगल लिया और इसको अपने साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में ये साथ में रहने लगे। ठीक है, तो यही ओरिजिन ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की थ्योरी थी, जिसको हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। थैंक यू। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की, जो बच्चे अभी इग्नू से एमएससी जूलॉजी के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, और बाकी बच्चों को भी मुझे उम्मीद है कि इससे हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।